हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अगर हमें इनकम टैक्स पढ़ना है सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सबसे पहले आपको कभी ये क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट को इनकम टैक्स एक्ट क्यों बनाने की जरूरत? दुबई में तो कोई इनकम टैक्स है ही नहीं। जब दुबई में इनकम टैक्स है ही नहीं, दुबई गवर्नमेंट का पूरा खर्चा निकल जाता है, तो इंडिया में मुझे एक बात बताइए कि इनकम टैक्स एक्ट की क्यों जरूरत है? आज अगर आप देखोगे कि जीएसटी से इतना हैवी कैलकुलेशन, हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट को रिसीव, बट देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? Can you imagine? Can you just think of it? Can you just think why government cannot abolish the complete income tax act and make India very lucrative for investors? अगर भैया गवर्नमेंट ने कभी इस दिन ऐसा कर दिया कि भैया हमारे आज से, जैसे मोदी जी जैसे 8 बजे आएंगे, मित्रों आज से और इसी से इनकम टैक्स एक्ट अबॉलिश किया जाता है, बिलीव मी लोग सड़क पे आके मतलब पागलों की तरह नाचेंगे, पागलों की तरह। इन्वेस्टर्स, सारे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इंडिया में आ जाएंगे और ये भी नहीं, इकोनॉमी इतनी आगे बढ़ जाएंगी जिसकी हद नहीं। लेकिन बट वाई, जब गवर्नमेंट को इसका ऐसे फायदे पता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? क्यों, क्या ऐसा रीजन है कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? और अच्छा एक और बात कि इनकम टैक्स एक्ट हमेशा क्यों रिन्यू होते रहता है? हर साल जब बजट आता है तो सबसे पहले लोग यही देखते हैं। अभी जैसे रिसेंटली बजट आके गया, तब मोदी गवर्नमेंट ने थोड़े से मतलब टैक्स पेयर को खुश नहीं किया, तो एवरीवन मतलब थोड़ा सा इंक्रीज किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो सब लोग बहुत नाराज है कि शेयर्स में टैक्स बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट जैसे अभी बहुत ज्यादा लोग बोल रहे थे अगर मैं कमाऊं तो मैं टैक्स पे कर रहा हूं, मैं खर्चा कर रहा हूं तो जीएसटी पे कर रहा हूं, अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी इनकम टैक्स पे कर रहा हूं। तो मतलब मैं जाऊं तो जाऊं का, करूं तो करूं क्या? ये हमारी हालत तो बिल्कुल एक गन्ने की जैसे हो गई है कि मतलब गवर्नमेंट बस जहां चाहे जैसे चाहे बस वैसे हमसे पैसे निकालना चाहती है। बस गवर्नमेंट का तो काम ही है कि भाई तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करके पैसा कमाओ और पैसा कमा के हमारे को बस इनकम टैक्स दे दो। आप यकीन नहीं मानोगे, on a मोटा मोटी basis, somewhere or the other 40% of the income is directly paid as a income tax. मैं एक अच्छे हाई नेट इंडिविजुअल की बात करूं, मैं अपने मोटा भाई की बात करता हूँ। सपोज उन्होंने अगर 1000 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए में 40% इज डायरेक्टली पेड एज इनकम टैक्स एक्ट और बचे 60 रुपए। अब 60 रुपए भैया, मोटा भाई इतने बड़े आदमी हैं, वो तो कुछ खर्चा भी तो करेंगे। अब अभी आनंद भाई की शादी कराए, तो आनंद भाई की शादी में वो उन्होंने भाई जो भी सारी चीजें करे तो उस पर तो जीएसटी पे कराऊंगा। अब ये जीएसटी मोटा मोटी आप हर चीज में समझ लो 18% के हिसाब से, तो ये 18 रुपए और चले गए। अब बचे कितने मेरे पास? 42। तो अब सिर्फ मेरे पास 100 रुपए कमाने के बाद 42, और गवर्नमेंट में तो ऐसा है कि भाई और कुछ ना कुछ तरीके से गवर्नमेंट निकाल ही लेती। तो मतलब मोटा मोटी 40 रुपए के आसपास मेरे पास बचेंगे। 2 रुपए कुछ और तरीके से निकाल लेंगे भाई मोटा भाई, तो मोटा भाई की जेब से, तो सिर्फ 40 रुपए बचेंगे। मतलब मैं 100 रुपए कमाऊं और 60 रुपए मोटा मोटी की तरफ से मैं दिस इज जस्ट अ मोटा मोटी कैलकुलेशन, मतलब ऑन अ ब्रीफ ओवरव्यू, बट ऑलमोस्ट अराउंड 40 to 50 रुपीज ही इंडिया में बचता है किसी भी एक इंडिविजुअल के पास, बाकी सारा जीएसटी में ही खर्च हो जाता है। जीएसटी और इनकम टैक्स में चला जाता है। तो बट यही है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को पता है कि भाई मेरी इकोनॉमी पूरी फ्लरिश हो जाएंगी, पूरी पैसा फ्लडेड हो जाएगा, बट फिर भी गवर्नमेंट क्यों इनकम टैक्स एक्ट की रिक्वायरमेंट है? तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, तो इनकम टैक्स एक्ट की शुरुआत आज से नहीं हुई है। इनकम टैक्स एक्ट हमेशा से दिया जाता था। पहले है ना, इनकम टैक्स एक्ट करके जैसे दिया जाता था। मतलब आपने कभी सुना लगान मूवी देखी, लगान, कि आज जैसे 3 गुना लगान देना होगा। आपने वो मूवी का डायलॉग सुना है? अगर नहीं सुना होगा तो आमिर खान की बहुत अच्छी मूवी है, प्लीज एक बार जाके देखिएगा। तो वहां पे स्पेसिफिकली क्या होता था कि आप ऑलवेज ये बात ध्यान रखें कि हमारी इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ही होती थी। अब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में क्या होता था कि स्पेसिफिकली ऑल द एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। भाई जितना मेरा अनाज खेत में उगेगा उसके बेसिस पे मैं वो टैक्स पे कर पाऊंगा। तो गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, गवर्नमेंट की जगह पे पहले जो राजा महाराजा लोग रहते थे ना, पहले जो लगान लेते थे वो लगान इस रूप में लेते थे कि वो इनकम टैक्स मतलब एक तरीके से लगान के रूप में उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ले लेते थे।
और बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट, पहले तो ये जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, इनडायरेक्ट टैक्स, सिर्फ दो ही चीज़ें होती थी। एक आपका ये लगान होता था, लगान इज डायरेक्टली विच इज जितना मैंने आज कमाया है, जितना मैंने मेरा अनाज उगा है, जितने भी जो भी अमाउंट, उसमें से कुछ पोर्शन भाई मैंने मेरे राजा को दे दिया, और वो राजा मेरे को बदले में क्या प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो नीड है, सरकार की जो नीड है, मोदी गवर्नमेंट की नीड है, वो यही है। और हम जो ये अमाउंट ऑफ टैक्सेस ये दे रहे हैं ना कि भैया हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमारे तो पड़ोसी बहुत एकदम क्या करना, उनकी तारीफ तो कुछ कर ही नहीं सकते, दोनों सर पे बैठे हैं एकदम राहु केतु के जैसे। तो हमारी दोनों सिक्योरिटी हमारे को सबसे पहले सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट अगर किसी भी सिटीजन की है तो वो है सिक्योरिटी। भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे बॉर्डर पे भी सिक्योरिटी चाहिए और मुझे इंटरनल सिक्योरिटी भी चाहिए। इंटरनल मीन्स पुलिस। समझ पा रहे हो कि मेरा सबसे पहला चीज है कि सिक्योरिटी चाहिए। देन मेरे को गवर्नमेंट से चाहिए कि भाई मुझे इंफ्रा चाहिए। भाई अगर मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, मेरे पास रोड अच्छे नहीं रहेंगे, मेरे पास बाकी सारी चीजें नहीं रहेंगी, तो मैं काम कैसे करूंगा? अगर काम मैं नहीं करूंगा तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है। सो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये इंफ्रा। देन लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी, जज, कोर्ट रूम वगैरह। फिर उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर में आईएएस ऑफिसर्स, मतलब सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो ये एक प्राइमरी सिटीजन की नीड है कि भाई मुझे अगर एक कंट्री में रहना है, कंट्री में रहने के लिए मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज, चौथी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर बेसिक नीड्स। सो अगर आप ये बात समझोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड सोमालिया? तो सोमालिया में भैया देख लो कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। इट इज वन ऑफ सच कंट्री जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी राज है और टेररिज्म है। और वहां की हालत आप देख लो और इंडिया की आज सिचुएशन देख लो। आज अगर हम यहाँ पे इस क्लास में बैठे हैं और ये आप देख पा रहे हैं, ये जो हमें फ्रीडम मिल रही है, सब कुछ एक सिक्योरिटी, एक कंफर्ट मिल रहा है, तो ये सिर्फ इसी चीज की वजह से कि कहीं ना कोई व्यक्ति हमें सिक्योरिटी दे रहा है इनडायरेक्ट वे में। नेक्स्ट, हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है कि भाई अगर कोई भी किसी को जाके कुछ परेशानी ना करे। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर तरीके से सारा सिस्टम रन हो। कोई भी अगर मुझे किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए तो उसका एक पूरा सिस्टम है, पूरी एक ब्यूरोक्रेसी है और पूरा एक डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, उस बेसिस के थ्रू मेरे को एक प्रॉपर हर चीज की एक सर्विसेज मिले। इसलिए ये सारी एक फैसिलिटी जो एक पूरा एक बोलते ना कि हर चीज, हर छोटी चीज, सांस लेने के लिए भी यहाँ पे आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में टैक्स दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आप समझ लीजिए, अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे कि झाड़ उगाओ, या फिर गवर्नमेंट ये कभी ये नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेगी फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नज़र है, गवर्नमेंट कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर गवर्नमेंट ने कोई कंट्रोल नहीं रखा तो आप सांस भी नहीं ले पाओगे, इतना डिफिकल्ट ये हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि मुझे सांस लेने के लिए भी एक प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए। तो इसी चीज़ के लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास, आप गवर्नमेंट के पास पैसा रहे, और पैसा सिर्फ टैक्सेस के रूप में आता है। ये एक डायरेक्ट वे है, डायरेक्ट वे में जहां से मैं मेरी इनकम, अगर मुझे मेरे जेब में 100 रुपए आता है तो मैं इस 100 रुपए में से कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को देता हूँ, ठीक है। ये अमाउंट से गवर्नमेंट फिर खर्च करती है, जो कि मुझे ही अल्टीमेटली बेनिफिट मिलने वाला है। आजकल लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट को हम टैक्सेस पूरी तरीके से नहीं देंगे तो फिर गवर्नमेंट खर्चा कैसे करेंगे? गवर्नमेंट फिर लोन लेंगी वर्ल्ड बैंक से, देन अगेन वो इंटरेस्ट पे करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में और बर्डन ही आने वाले। सो अब ठीक है, वो तो अब लोगों की जो क्या बात करें हम, जो उनको तो कुछ बदल नहीं सकते हैं, बट अगर आपको ये समझे कि दीज आर सम ऑफ द नीड्स कि व्हाई इनकम टैक्स एक्ट इज नेसेसरी। अगर आपका अब ये सवाल होगा कि क्यों मुझे सिर्फ जीएसटी से कलेक्शन नहीं होता, तो बिलीव मी, अगर आप जीएसटी के अमाउंट देखोगे, अगर अभी हमारा जो फिस्कल डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट इज समवेयर अराउंड 4%।
हमारा एक्सपेंडिचर भी इतना ज़्यादा है और इस एक्सपेंडिचर के बाद में भी हमारी उतनी इनकम नहीं है कि हम हमारे फिस्कल डेफिसिट को पूरा कर सके। और मैं अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हमारा जो बजट ऑफ डिफेंस बजट है, इट इज समवेयर अराउंड ओनली $75 बिलियन। और आपको पता है यूएसए का कितना है? यूएसए का समवेयर अराउंड $800 बिलियन। ये यूएसए का है, ये इंडिया का है। तो इतना टैक्सेस पे करने के बाद भी इतना ज़्यादा अभी रिक्वायरमेंट है हमें गवर्नमेंट को पैसे की, जिसकी हद है। अगर हमें सुपर पावर बनना है तो कहीं ना कहीं हमें पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत इसी तरीके से, आज चाइना का बजट इज समवेयर अराउंड $400 to $500 बिलियन। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके पास पैसा है, और गवर्नमेंट के पास पैसा होता है तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। सो दीज वर लाइक बेसिक नीड्स, कि बेसिक नीड्स की क्यों इनकम टैक्स एक्ट की जरूरत है। आईडीटी मतलब जीएसटी सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, हमें टैक्स इनकम टैक्स भी रखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को ये भी मालूम है कि इनकम टैक्स अबॉलिश करने से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फ्लरिशिंग, बट दैट विल अगेन क्रिएट अ वेरी हैवॉक सिचुएशन, बिकॉज उसमें इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा बिलीव मी। क्योंकि एक सप्लाई होता है, एक डिमांड और सप्लाई का पूरा एक गेम होता है। मार्केट इकोनॉमी पूरी वैसे ही चलती है कि इफ देयर इज अ डिमांड एंड देयर इज अ सप्लाई, देन द प्राइस विल कोइंसाइड एंड उसी प्राइस पे आप ट्रांजैक्शन करते हो। अगर इन केस मेरे पास पैसा ज़्यादा हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा खर्च करूँगा। जब खर्च करूँगा तो मार्केट में कहीं ना कहीं मैं डिमांड रेस करूँगा, और डिमांड रेस करूँगा तो सप्लाई तो है नहीं, फिर और वापस इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि इकोनॉमी आगे जा रही है, बट बिलीव मी इन दैट केस द रिच विल गेट मच मोर रिचर। और जो ऐसा व्यक्ति जिसके पास एसेट्स है, जो कंट्रोल कर सकता है एसेट्स को, जैसे मोटा भाई आज पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने रेट बढ़ाया तो सारी इंडस्ट्री रेट बढ़ाती है, मतलब एयरटेल और वोडाफोन सीधा उनको रेट बढ़ा। तो कहीं ना कहीं मोटा भाई एक हमारी बेसिक नीड को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर मोटा भाई पावर में भी पूरी तरीके से घुस जाए, जिस तरीके से टेलीकॉम में, विच इज डिफिकल्ट, बट अगर वैसे घुस जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को ये करेंगे। मतलब आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा जो भी एक पर्सन एसेट्स को ओन करेगा वो अल्टीमेटली उस सिचुएशन में पूरा और ज़्यादा कंट्रोल ले पाएगा और अगेन बहुत ज़्यादा रिच हो पाएगा। तो इसलिए इनकम टैक्स को अबॉलिश तो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इनकम टैक्स के साथ ही हमें जीना है। और अब एक बार जो रेट इनकम टैक्स से बढ़ जाते हैं तो फिर भैया कोई गवर्नमेंट नहीं कर, भले ही वो फिर खटाखट, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब ये दूसरी गवर्नमेंट भी आती है तो भी वो इनकम टैक्स कभी कम नहीं करेंगे, और अगर मोदी गवर्नमेंट है तो वो भी कभी कम नहीं करेंगे। बट दिस इज गोइंग टू बी देयर। नेक्स्ट, अब एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये आ रहा है कि भाई मुझे इनकम टैक्स, मतलब किस ऐसे व्यक्ति को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में? क्या अगर सपोज कोई एक फॉरेन का व्यक्ति आता है, एनी क्रिकेटर, मैं क्रिकेट जनरली देखता नहीं हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का कोई भी क्रिकेटर आता है मैच खेलने के लिए आईपीएल में, सो क्या अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, क्या उसे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कभी आपने सोचा है कि आईपीएल से जो इतना पैसा कमाते हैं क्रिकेटर लोग, इतना पैसा कमाते हैं, कभी कभार तो वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स आते हैं ना, उनको उनके बोर्ड से उतना पैसा नहीं मिलता, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से उतना पैसा नहीं मिलता जितना आईपीएल से वो कमा लेता है। क्रिस गेल या फिर अदर वेस्ट इंडीज प्लेयर्स, इतना पैसा कमाने के बाद क्या उन्हें आज इंडिया में इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? व्हाट इज द डेफिनेशन? हु आर द असेसी विल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया? कभी आपने ये बात सोचा है? कभी अगर ये सोचा कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनी इंडिया से इतना पैसा कमा रही है, इतना पैसा, गूगल के जब हम यूट्यूब पे एड्स देखते हैं तो एवरी एड, in every ad he is earning the money, Google is earning the money, तो क्या Google will be liable to pay? अब लेकिन Google का तो हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में है, Google is in USA, so whether he will be liable to pay tax in India, कहीं ना कहीं ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। Amazon हो गया, इतनी मल्टीनेशनल कंपनी है। अब बहुत सारे कंपनीज है जो हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस है, उनका ऑफलाइन प्रेजेंस ही नहीं है। मतलब आप अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये मुझे बोलोगे कि जो इंडिया में रहता है वो टैक्स पे करेगा, सो मुझे एक बात बताइए,
ऐसा अगर हो गया तो मेरा पूरा सिर्फ ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट ही, अगर अमेजोन कल से बोलते कि अमेजोन का जो ऑफिस इंडिया में है मैं पूरी तरीके से बंद कर रहा हूँ, सारे मेरे एम्प्लॉइज जो है मैं उनको कोई दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर लेता हूँ और मेरा ऑफिस यहाँ पे है ही नहीं, मेरा सिर्फ एक वेबसाइट चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल alibaba.com। अब alibaba.com चाइनीज कंपनी है, चाइना कंपनी है, चाइना की कंपनी है। चाइना की कंपनी है। सो इन दिस केस alibaba.com का ना कोई फिजिकल ऑफिस है, जहां तक मेरी नॉलेज के हिसाब से तो ना alibaba का कोई फिजिकल ऑफिस है इंडिया में, ना उनका कोई ऐसा प्रेजेंस है, बट फिर भी यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन फ्रॉम alibaba.com टू इंडिया, वो शिप कर देंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। सो इन दिस केस अब मुझे ये डिटरमाइन करना है, अगर अमेजोन का तो ऑफिस है इंडिया में काफ़ी सारी जगह पे, मतलब 4-5 सिटीज़ में उनके ऑफिसेस है। सो वेयर हाउसेज है, मुंबई में वेयर हाउसेज है और गुड़गांव में वेयर हाउसेज है, आपको तो आते ही पता ही होगा ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद पता कि पार्सल हैज़ रीच मुंबई फैसिलिटी, मुंबई वेयर हाउसेज एंड देन दे विल गेट डिलीवर टू पुणे। सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग इज, आज अगर सपोज अमेजोन बोलता है कि नहीं हम ऑनलाइन प्रेजेंट रखेंगे, सीधा बायर ही आपको डिलीवरी के साथ भेज देगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंट रखेंगे, तो क्या अमेजोन विल बी लायबल टू पे, गूगल विल बी लायबल टू पे। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक कॉन्सेप्ट आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। इनकम टैक्स एक्ट विल बी लायबल एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, एक होते हैं रेसिडेंट इन इंडिया और एक होते हैं नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, नॉन रेसिडेंट मतलब हमारे वो पंजाबी भाई जो कनाडा में रहते हैं, एनआरआई, सानू तो एनआरआई बनना है, एनआरआई आपने सुना ही होगा मूवीज में, एनआरआई एनआरआई एनआरआई। तो अब एक बात बताइए, ये जो एनआरआई है ना, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ये कहीं ना कहीं यही से आया है, मतलब और कहीं नहीं है एनआरआई। तो भैया एक बात समझिए, यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं, यहाँ तो इंडिया के रेसिडेंट है या इंडिया के नॉन रेसिडेंट। अब मुझे ये डिटरमाइन करना है कि इन इनकम टैक्स एक्ट ऐसे कौन से व्यक्ति माने जाएंगे जो इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू रेसिडेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ऐसे कौन से व्यक्ति जो इंडिया को ऐसा बोलते हैं कि वो रेसिडेंट है। सो इन दिस केस यहाँ पे मुझे ये डिटरमाइन करना है कि रेसिडेंट किसे कहते हैं। और इन इनकम टैक्स एक्ट में सबसे बेसिक डेफिनेशन रेसिडेंशियल स्टेटस की एक ही है कि इफ एनी पर्सन, एनी इंडिविजुअल, मैं अभी सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आपका एक और सवाल इसमें ये होगा कि सर कंपनी, तो कंपनी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कंपनी का बेटा देखेंगे बाद में, कंपनी की बात नहीं है, अभी सिर्फ इंडिविजुअल की बात करें। इंडिविजुअल मतलब मैं एज अ पर्सन, जो इंडिविजुअल जिसे कहते हैं, इंडिविजुअल का एक बहुत ही बेसिक है कि अगर सपोज इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days, स्टेज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days, देन भैया वो रेसिडेंट माना चलता है। तो यहाँ पे और भी कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब वो एक्सेप्शन हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आज अगर मैं आपको एक बेसिक एक चीज बताऊँ, तो किसी भी व्यक्ति को अगर ये डिटरमाइन करना है कि मुझे इनकम टैक्स एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो मुझे इंडिया में 182 डेज रहना पड़ेगा। अगर मैं 180 डेज रह लेता हूँ तो भैया मैं इंडियन सिटीजन माना जाऊंगा फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया, ठीक है। और इन दिस केस then if I stays for more than 180 days in India, then I will be liable to pay income tax act, then all the provisions will be liable on me, then in this case I will be liable to pay। अगर मैं 180 days से कम रहता हूँ, there is also one more condition, और ये तो कंडीशन एक है, कंडीशन सेकंड कंडीशन एक, दूसरी कंडीशन ये है कि करंट ईयर जिस साल अभी मैं चल रहा हूँ, करंट ईयर में मैं 60 दिन 60 डेज एंड अबाउ, ओके 60 दिन एंड अबाउ, मैं हमेशा ना इस तरीके से डायग्राम बनाता हूँ, इस तरीके से, मैं कोई वो ग्रेटर देन लेस देन समझ में नहीं आता, इक्वल टू और मोर, एंड समझिए, एंड करंट लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स
4 प्रीवियस ईयर, मेरा टोटल स्टे is more than 365 days। समझ पा रहे हैं आप? ये देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग अगर हो भी रहूंगा तो कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। आज मैं सिर्फ ये वीडियो में आपको एक जिस्ट एक भावना समझिए, बस एक फीलिंग लेके जाइए आज यहाँ से आप कि भैया टैक्स कब पे करना पड़ेगा। टैक्स तभी पे करना पड़ेगा जब मैं यहाँ पे रेसिडेंट माना जाऊंगा, और रेसिडेंट एक बार मान गया तो भैया पूरी प्रोविजन सब अप्लीकेबल है। अगर ये 60 दिन 365 डेज नहीं भी समझेगा भैया, मैं पूरा समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आज आप एक मोटी मोटी एक कंडीशन समझ के जाइए, कोई भी व्यक्ति इंडिया में आता है 182 दिन के ऊपर रहता है तो भैया वो इनकम टैक्स एक्ट के लिए सिटीजन माना जाएगा। उसको उस साल उसने 1 रुपया भी इनकम टैक्स, 1 रुपया भी इनकम पे किया, 1 रुपया भी इनकम अर्न किया, सॉरी इनकम, उस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ गई होगी। नहीं समझी होंगी तो कोई बात नहीं, हम वापस और डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। और आज आपको समझ में होगा कि इनकम टैक्स, आज हमने देखा सबसे पहले लेक्चर में कि इनकम टैक्स एक्ट क्यों जरूरी है, कि वाई देयर इज अ नीड फॉर इनकम टैक्स एक्ट। और एक बार नीड, गवर्नमेंट क्यों इनकम टैक्स अबॉलिश नहीं कर सकता, हमने ये चीज़ देखी कि हमारा आज भी खर्चा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है और हमारे पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो पे करना पड़ेगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, नहीं फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी रहना। मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, कंपनी ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली ही प्रेजेंट है, वो उसका ऑफिस ही यहाँ पे हो, ज़रूरी नहीं है। ऑफिस नहीं भी हो तो भी अगर वो इनकम इंडिया से कमाता है तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। और रेसिडेंट जो इंडिविजुअल में अगर सपोज वो व्यक्ति खुद इंडिया की प्रीमाइसेस में, इंडिया के एक भूगोल क्षेत्र में, इंडिया के एक जियोग्राफिकल क्षेत्र में, जियोग्राफिकल बाउंड्री में अगर वो रहता है तो भैया उसको इनकम टैक्स एक्ट पे करना पड़ेगा। आई होप आपको ये इस कॉन्सेप्ट समझा होगा। ये एक बहुत ही ब्रीफ कॉन्सेप्ट था। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल विद केस सिनेरियोस एंड अदर एग्जांपल्स, एंड हम पूरा एक ड्रॉ करेंगे टाइमलाइन कि कब वो, अगर वो डेट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि मैं पीरियड कब से काउंट करूँ, मैं इंडिया की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें और भी इसमें कंडीशन है कि भाई ये कौन सा करंट ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर, इसे क्या बोलते हैं, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। एक लास्ट बात मैं आपको आज बताना, ये इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स एक्ट चलता है फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर इंडिया में चलता है अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च जो भी आप इनकम कमाओगे उसको आपको नेक्स्ट ईयर, तो देयर इज अ वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट। इसको FY बोलते हैं और इसे AY बोलते हैं। इसको कई जगह पे PY भी बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। इसका नाम एक ही है अभी करंटली, और ये शुरू होता है अप्रैल से लेके और ख़त्म होता है मार्च, 31 मार्च। देन वापस 1 अप्रैल से अप्रैल फुल डे से, देन अगेन 31 मार्च। सो अप्रैल से, ये साल अगर आप कोई भी इनकम, अभी करंटली चल रहा है अप्रैल 24 से लेके अप्रैल 25, ये इनकम के, ये इस साल कोई भी 1 रुपया भी इनकम, 100 रुपया भी अगर, या फिर 1 रुपया भी अगर आपने इनकम कमाया, दिस इज इनकम, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपको ये असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है कि इनकम अर्न करो आप फाइनेंशियल ईयर में और उसका टैक्सेस आप फिर बाद में गवर्नमेंट को पे करो। अब ये इसमें एक डाउट के ऊपर मैं आपको छोड़ता हूँ, फिर गवर्नमेंट, ऐसा क्यों होता है, गवर्नमेंट के पास अगर इस साल उनको खर्चा करना है तो क्या वो नेक्स्ट ईयर के लिए देखेंगे कि नहीं भैया, जब राहुल टैक्सेस पे करेगा, जब राहुल अपना रिटर्न फाइल करेगा तभी मेरे को गवर्नमेंट को पैसे मिलेगा, तभी मैं फाइल करूंगा। मैं आपको ये चीज़ सोचने के लिए देता हूँ कि फिर गवर्नमेंट खर्चा कैसे चलाती होंगी, गवर्नमेंट साल भर कैसे अपना खर्चा मैनेज करती है। अगर आपको एक महीने पॉकेट मनी ना मिले तो भैया आप कैसे करोगे? क्या मतलब आप जो जहाँ पे मूवी कहीं जाना है या कहीं बोलना है तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, एक बार मेरा पूरा इनकम असेस होने दो, उसके बाद में फिर मैं आपको कहीं मूवी लेने चलूँगा। आई होप किसके साथ मूवी जाने का मैं बाद में बात करूंगा, बट ठीक है, मैं अगर समझदार को इशारा काफ़ी है, लेकिन बस यही है कि मेरा यही बोलना है कि ऐसा मैं आज ये वीडियो डाउट पे ही खत्म करना चाहूँगा। ये हम पूरा क्लास में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट अपना इनकम टैक्स कैसे कलेक्ट करती है, ठीक है, और गवर्नमेंट करंट फाइनेंशियल ईयर में कैसे कलेक्ट करती है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसे कलेक्ट करती है, देन हम सब पूरा क्लास में देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सी यू इन द क्लास इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।